मेरी बहन जबरदस्ती मुझे अपने पति के साथ सुलाकर खुद सारी रात घर से बाहर रहती। एक रात मेरे जीजू को पता चल गया कि मैं उसकी पत्नी नहीं बल्कि साली हूँ। मेरे जीजू ने मेरे साथ ऐसा काम किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रात को मैं गहरी नींद में थी। मुझे महसूस हुआ कि मुझे कोई जगाने की कोशिश कर रहा है। मैंने अपनी धीमी धीमी आंखें खोलकर देखा तो मेरे बेड के पास मेरी बहन खड़ी थी। मैं फौरन उठकर बैठ गई। पहले दिमाग में ये ख्याल आया कि जीजू को कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए वह इस वक्त मुझे जगाने आई है। पर जैसे ही मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, उसने फौरन मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए कहने लगी कि यहाँ से उठो। मुझे हैरत हुई कि वो रात को मुझे जगाने क्यों आई है और मुझे खामोश रहने का क्यों कह रही है। और फिर कुछ दिन पहले सुनी हुई खबर की तरफ मेरा ख्याल गया तो मुझे लगा कि शायद घर में कोई घुस आया है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। और मैंने इशारे से पूछा क्या बात है, तो उसने जो बात मुझसे कही वो मुझे परेशान करने के लिए काफ़ी थी। मेरी बहन चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर उसके पति के साथ उसकी जगह सो जाऊं। मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो और मैं उसके पति के साथ कैसे सो सकती हूँ, लेकिन वो जिद करने लगी कि मैं 1 घंटे के लिए वहाँ पर लेट जाऊँ और जब वह वापस आएगी तो फिर मैं वहाँ से आ जाऊँगी। किसी को भी पता नहीं चलेगा, जबकि मुझे डर था कि अगर जीजू को पता चल जाएगा तो उस दिन हम दोनों बहनों को घर से निकाल देंगे और किसी मर्द के साथ उसकी पत्नी की जगह मैं कैसे सो सकती थी। लेकिन मेरी बहन मिन्नतें कर रही थी, उसका मुझ पर बहुत एहसान था, इसलिए मैं चुपचाप उसकी बात मान गई और उसके कमरे में जाकर बेड पर लेटकर सो गई। सुबह होने के कुछ समय पहले ही मेरी बहन वापस आई और मुझे जगाकर खुद अपने कमरे में जाने को कहा। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिमाग अपनी बहन की इस हरकत पर था कि रात को उसने मुझे क्यों भेजा और खुद कहाँ पर थी। जब मैं सुबह नाश्ते के लिए उठी तो जीजू घर पर ही थे और उनके अंदाज से महसूस हो रहा था कि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे इंतजार था कि वह घर से जाएंगे तो मैं बहन से पूछूंगी कि ये सब क्या है। जीजू के जाने के बाद जब मैंने दीदी से सवाल किया कि क्या मसला था और तुम रात को कहाँ गई थी, तो वह मेरे सवाल पर रोने लगी। उसने कहा मैं तो रात को अपने दोस्त के साथ अस्पताल में थी। मुझे उसकी बातों ने हैरान कर दिया। अगर वो किसी दोस्त के साथ हॉस्पिटल गई थी तो ये बात अच्छी बात है और वो जीजू को बताकर भी तो जा सकती थी। और यही बात मैंने अपनी बहन से कही तो वह कहने लगी मेरे उस दोस्त को तुम्हारे जीजू पसंद नहीं करते क्योंकि वो लड़की अकेली रहती है और उसकी शादी भी नहीं हुई। तो सबको लगता है कि जो लड़की अकेली रहती है वो बदकिरदार है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी वाकई मर्दों की तरह उसे बदकिरदार ही समझते हैं। मैंने जब पूछा कि उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है कि रात को उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो मेरी बहन ने इस बात को टाल दिया और मेरा धन्यवाद करने लगी। रात को तुमने मुझे बचा लिया, मैं भी इस बात को भूल गई। चलो मेरी बहन ने एक अच्छा काम किया। लेकिन कुछ दिन गुजरे तो फिर से एक रात मेरी बहन मुझे जगाने आ गई और मुझे अपने कमरे में ले जाकर फिर से सोने को कहा। मैंने पूछा कि फिर उस दोस्त के साथ कुछ हो गया है क्या, तो उसने कहा हाँ। मैंने फिर पूछा कि किस हॉस्पिटल में जा रही हो। मैंने इसलिए पूछा ताकि मुझे मालूम हो, लेकिन मेरी बहन ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे अपने कमरे में भेजकर घर से निकल गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ तो गलत हो रहा है। यकीनन मेरी बहन कुछ गलत कर रही थी और रात को हॉस्पिटल जाने के बहाने से वो कहीं और जाती थी। मेरी बहन तकरीबन 4 घंटे बाद वापस आई और वो 4 घंटे में जैसे सूली पर लटक कर गुजार रही थी। जब भी जीजू करवट लेते मुझे लगता था कि अब मेरा राज खुल जाएगा, लेकिन खैर मैंने दिल में पूरे मन से सोच लिया कि अब मैं अपनी बहन की बात कभी नहीं मानूंगी और ऐसा कुछ होगा तो मैं जीजू को सारी बात सच सच बता दूंगी, क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। मेरी बहन मेरे हर सवाल को टाल दिया करती। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। तकरीबन 1 हफ्ते बाद फिर से मेरी बहन मेरे कमरे में मौजूद थी और आज रात वो फिर चाहती थी कि मैं उसके कमरे में जाकर सो जाऊं।
मैंने सख्ती से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि मैं उसे धमकी भी दे रही थी कि मैं जीजू को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम सब कुछ उन्हें बता दोगी तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूंगी क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई रहने भी नहीं देगा। मेरे भविष्य का सवाल था, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी जाकर उनके कमरे में सो गई। मैं सोच रही थी कि ठीक है, अगर ये बात है तो बात मुझ पर है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे अपने जीजू को बता देना चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए। मैं चुपचाप लेटकर छत की तरफ देखते हुए यही सोच रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे जीजू ने मेरी तरफ करवट ली है। मैंने झट से आंखें बंद कर लीं ताकि उन्हें महसूस हो कि मैं सो रही हूँ, और करवट लेकर उनकी तरफ पीठ कर ली। लेकिन उन्हें शायद अंदाज़ा हो गया था कि मैं उनकी पत्नी नहीं बल्कि साली हूँ, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और मुझसे अपने तरीके से बदला ले लिया। मेरा नाम सिया है, हम 2 ही बहनें हैं और हमारा घर एक छोटे से गांव में है। मुझसे बड़ी बहन दिया की शादी एक शहर में हो गई थी और वो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। मैंने जब मैट्रिक पास किया तो पार्टी कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म जमा करवा दिया क्योंकि हमारे गांव की लड़कियां वहीं पढ़ने जाया करती थीं। लेकिन मेरी बहन ने जिद की थी कि वो मेरे बड़े शहर में एडमिशन करवाएगी और खुद ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ले गई और अपने शहर के कॉलेज में जमा करवा दिए। जब मेरा एडमिशन हो गया तो उसने खुद से कहा था कि मैं उसके घर में रहूं या फिर पास में ही रहूंगी। मेरी बहन ने अपने पति और मम्मी पापा को कैसे राजी किया मुझे नहीं मालूम था। मैं तो खुश थी कि मुझे एक शहर के कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल रहा है और मैं गांव छोड़कर शहर में आ गई। मुझे यहाँ आए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन हर कदम पर मेरी बहन मेरा साथ देती थी। वहाँ जिस तरह का फैशन चलता था उस तरह के कपड़े लाकर देना, अच्छा पर्स लाकर देना, जेब खर्च देना, घर का सारा काम मेरी बहन करती थी। और इसी तरह के बहुत से मुझ पर मेरी दीदी के एहसान भी थे, और वैसे भी वो मेरी बड़ी बहन थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। जब पहली बार कॉलेज की छुट्टी हुई तो मैं बहुत खुश थी कि अब मैं वापस अपने गांव जाऊंगी और अपने दोस्तों से मिलूंगी। लेकिन मेरी बहन ने मुझे ज़्यादा दिन गांव में रहने नहीं दिया। कहा कि तुम शहर में रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। न जाने उसकी जुबान में क्या मिठास थी कि माँ बाबा भी हमेशा उसी का साथ देते थे। मुझे लगता था कि मेरा बहुत ख्याल रखती है, इसलिए इतनी परवाह करती है क्योंकि खुद उसने छोटे कॉलेज में पढ़ाई की थी और शायद वो ये चाहती थी कि उसकी बहन अच्छे से पढ़े और गांव में सबसे आगे रहे। मेरी बड़ी बहन के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो मुझे भी नहीं पता था। छुट्टियां अभी कुछ बाकी थी और गांव से मैं वापस आ गई। मेरे जीजू भी मुझे घर का एक हिस्सा ही समझने लगे थे, इसलिए उन्हें भी मेरी आदत हो चुकी थी। इसलिए वो भी मेरे वापस आने से बहुत खुश थे। और जिस दिन मैं शहर में वापस आई उस दिन थकान की वजह से मैं जल्दी सो गई थी। जब आधी रात को मेरी बहन मेरे कमरे में आई, उसने चुपके से मुझे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा और मेरे सवाल करने पर कहा कि मेरी दोस्त हॉस्पिटल में है और उसे मेरी ज़रूरत है। तुम्हारे जीजा उसको पसंद नहीं करते, तुम जाकर सो जाओ ताकि उनको मालूम ना हो। मैं इस बात पर खामोश हो गई और इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इस बार उसकी बात मानकर मैंने अपने लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर ली है और ये चीज़ मेरे ऊपर क्या मुसीबत लाएगी ये सच्चाई मुझे नहीं मालूम थी। इस बात को 1 हफ्ता ही गुजरा था कि दोबारा से मेरी बहन ने मुझे उसके कमरे में जाकर सोने को कहा। अब की बार मैंने उससे बहुत बहस की, लेकिन आखिरकार मुझे उसकी बात को मानना ही पड़ा और 2 से 3 बार यही सब चीज़ें होती रहीं तो मैंने बहस करना भी छोड़ दिया था। और जब वो मुझे जगाती तो मैं खामोशी से उसके कमरे में जाकर सो जाती थी। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जीजू जाग रहे हैं और उनको मालूम है कि बिस्तर में उनके साथ उनकी पत्नी नहीं बल्कि साली है। मुझे डर लग रहा था और मैं सोच रही थी कि उन्होंने मुझसे सवाल कर लिया तो फिर मैं क्या करूँगी। न जाने कैसे कुछ घंटे गुजरे और मेरी बहन वापस आ गई।
दूसरे दिन सुबह मैंने दीदी को बताया कि मुझे लगता है कि रात को जीजू जाग रहे थे और उनको सब कुछ मालूम है। लेकिन मेरी बहन कहने लगी कि नहीं, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो यकीनन वह तुमसे सवाल करते या फिर मुझसे सवाल करते। तुम डरो मत। मुझे उसकी तसल्ली से बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा था। मेरा कॉलेज भी शुरू हो गया था और ये सब सिलसिला भी जारी था। मेरी बहन पहले हफ्ते में एक बार जाया करती थी और अब तो हर 3 दिन बाद चली जाया करती है। मेरी बहन मुझे कभी नहीं बताती थी कि वो कहाँ जाती है और मेरे इस सवाल को सख्ती से टाल देती थी। और हैरत की बात ये थी कि वो जिस लड़की का नाम बताती थी उस लड़की को आज तक मैंने कभी नहीं देखा था। न ही कभी वो हमारे घर आई थी और न ही मेरी बहन कभी दिन की रोशनी में उससे मिलने जाया करती थी। मुझे तो शक हो रहा था और मुझे पूरा यकीन था कि जो कुछ वो कर रही है मेरे जीजू जानते हैं, लेकिन मेरी बहन कुछ नहीं बता रही थी। मैंने सोच लिया कि इससे पहले बात खुल जाए मुझे सारी हकीकत मालूम करनी होगी, इसलिए मैंने सारी प्लानिंग करके रखी थी। 2 दिन हो गए थे और दीदी ने मुझे रात को अपने कमरे में जाने को नहीं कहा था, इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि आज की रात वो ज़रूर कहेंगी। और जब रात को दीदी ने मुझे जगाया तो मैं चुपचाप उसके कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। और मेरी बहन ने जब देखा कि मैं लेट गई हूँ तो वह घर से निकल गई, लेकिन मैंने पहले ही प्लानिंग करके रखी थी, इसलिए मैंने फ़ौरन बिस्तर पर तकियों से अपना शरीर बनाया और दबे कदमों के साथ उसका पीछा करके घर से निकल गई। मुझे इस सब चक्कर में बहुत डर लग रहा था, लेकिन मुझे सच्चाई का पता लगाना था। मुझे नहीं मालूम था कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन जहाँ मेरी बहन जा रही थी मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि मेरे जीजू जाग गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि मुझे पहले से ही यकीन था कि वह सब कुछ जानते हैं। गली में बहुत अंधेरा था और मैं अपनी बहन के पीछे पीछे चल रही थी। मैंने काली चादर ले रखी थी और मैं अंधेरे का हिस्सा मालूम हो रही थी। मैं ज़्यादा डरपोक थी, दिल में बहुत डर लग रहा था, लेकिन मेरी बहन बगैर किसी डर के और खौफ के आगे जा रही थी। मुझे यूँ लगता था जैसे उसे एहसास हो रहा हो कि कोई उसके पीछे आ रहा है, क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद घूम के पीछे ज़रूर देखती थी। लेकिन मैं अंधेरे में काली चादर लेकर चल रही थी, इसलिए शायद उसे मैं नज़र नहीं आई। मैंने देखा कि मेन रोड पर मेरी बहन एक गाड़ी में बैठकर चली गई। अंधेरे की वजह से मैं गाड़ी का नंबर भी नहीं देख सकी और हैरत की बात यह थी कि गाड़ी के हेडलाइट वगैरह भी मेरे और थी और गाड़ी भी काले रंग की थी। इससे मुझे कुछ भी मालूम न हो सका कि वह कौन सी गाड़ी है, उसका नंबर क्या है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। मैं खामोशी से अपनी बहन के कमरे में आ गई और उसकी जगह जाकर लेट गई। लेकिन मुझे इस बात का यकीन था कि मेरे जीजू जाग रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया और न ही मैंने कोई आवाज़ की। मैं बिल्कुल खामोशी से लेटी रही। 3 घंटे के बाद दिया वापस आई और उसने मुझे खामोशी से इशारा किया और हमेशा की तरह मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। वो अपनी जगह पर लेट गई। मैंने सोच लिया था कि आज सुबह अपनी बहन से फिर सवाल करूंगी कि वह कहाँ जाती है। अगर उसने मुझे कुछ न बताया तो सारी बातें मैं अपने जीजू को बता दूंगी, क्योंकि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती थी और ना ही बनना चाहती थी। मुझे अपनी बहन पर हैरत हो रही थी कि वह कैसे ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह गलत रास्ते पर चल रही है और उसकी ऐसी कोई दोस्त नहीं है। यकीनन वह 2-3 घंटे के लिए किसी लड़के के साथ जाती है और मैं अपनी बहन के मामले में बहुत गौर कर रही थी। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे जीजू की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो फिर मेरी बहन रोज़ रंग बिरंगे सूट कहाँ से लाती है और मुझे भी पैसे देती है। ये सारे पैसे उसके पास कहाँ से आते हैं। ऐसे ही मैं सोचती जा रही थी। मुझे हर कहानी के साथ कुछ गलत होता नज़र आ रहा था और इसी बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि अगर ये बात खुल जाती तो मेरा भविष्य भी खराब होता और साथ ही बहुत ज़्यादा बदनामी भी होती। और आखिर वो ये सब क्यों कर रही थी? उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी शादी शहर में हो और उनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। तो फिर वो धोखा क्यों दे रही हैं? वो अपने पति के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं?
ऐसे बहुत से सवाल थे, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं था। जवाब मेरी बहन के पास था, जो मुझे बिल्कुल जवाब नहीं देना चाह रही थी। मुझे उस हर सवाल का जवाब चाहिए था। इसलिए मैंने दूसरे दिन सुबह कॉलेज से छुट्टी ले ली और जीजू के ऑफिस जाने के बाद अपनी बहन से सवाल किया कि वह कहाँ जाती है और किसके साथ जाती है। मैंने उससे कहा, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह किसी गलत रास्ते पर निकली है और कल रात मैं ही उसका पीछा कर रही थी, और अभी अगर उसने मुझे नहीं बताया तो मैं उसके पति को सब कुछ बता दूंगी। मेरी बात सुनकर तो मेरी बहन परेशान हो गई, लेकिन फिर उसने कहा कि अगर मैं किसी के साथ जाती हूँ तो ये मेरा मसला है, तुमको इसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई थी कि तुम मेरा साथ दो। मेरा और तुम्हारा चेहरा एक जैसा है, देखने में बिल्कुल समझ नहीं आता है कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, और तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा जब तक मैं चाहती हूँ। अगर तुम मना करोगी तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं तुम्हें गांव वापस भेज दूंगी और माँ बाबा को ये बता दूंगी कि तुम्हारे जीजू से किसी किस्म का कोई रिश्ता था, इसलिए मैंने तुम्हें वापस भेजा है। इसके बाद न तो तुम्हें मम्मी बाबा आगे पढ़ाएंगे और न गांव में तुम्हारी कोई इज्जत होगी। तुम्हारे सारे सपने सपना बनकर रह जाएंगे। उसकी इस बात ने मेरी आंखें खोल दी थी। अगर दीदी ने सच में ऐसा कर दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। लेकिन मुझे अपनी बहन की खुदगर्जी पर अफसोस भी हो रहा था। उस वक्त रोते हुए मैं वहां से उठ गई, लेकिन अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि दीदी ये सब क्यों कर रही है। वो तो बहुत ही सही लड़की थी, उसकी सारी जवानी मेरे सामने बीती थी। उसने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना था। हालांकि वह शहर में अकेले पढ़ने भी आई थी। उसने शहर में 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स भी किया था। वो अकेली रहती थी, कभी भी उनके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। तो अब वह शादीशुदा हैं, तो ऐसे काम क्यों कर रही हैं? मैं हर तरफ से फंस चुकी थी। अगर किसी को कुछ बताती तो मेरी दीदी मुझे गांव वापस भेज देती, और अगर न बताती तो मुझे अपनी बहन के इशारों पर नाचना था। इसलिए हर रास्ता बंद हो चुका था। मुझे खामोशी से वही करना था जो वो कह रही थी। हालांकि इस काम में मेरा दिल राजी नहीं था, और उधर मेरे जीजू के रंग बदलते जा रहे थे, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी। वो दीदी के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, लेकिन जैसे ही मेरी बहन आगे पीछे होती तो मुझसे इशारों में बातें करने लगते, जैसे वह जानते हो कि मैं रात को उनके पास होती हूँ। ये बात मेरे लिए और ज़्यादा मुसीबत की थी। मैं पढ़ाई छोड़कर हॉस्टल में नहीं रह सकती थी। मैंने सोचा था कि माँ बाप से नहीं तो जीजू से बात ज़रूर करूँगी, लेकिन अब उनकी मीठी मीठी बातों की वजह से मैं उनसे भी खिंची हुई रहती थी। अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था सिवाय भगवान के। मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती थी कि वो मेरी बहन को सही रास्ता दिखा दें, कि मुझे इन सब से निकलने का कोई रास्ता बता दें। एक बार दीदी अलमारी से कोई चीज़ ढूंढ रही थी कि मैंने अपनी आंखों से एक अजीब सी चीज़ देखी, जिसे अलमारी के पीछे की तरफ छुपाया गया था, और जब मैंने उसे खोलकर देखा तो मैं हैरत में पड़ गई। उसमें लड़कियों के जींस और टॉप पड़ी हुई थी। ऐसे कपड़े तो हमारे यहाँ दूर दूर तक कभी किसी ने नहीं पहने थे। मैंने अपनी बहन को भी कभी इन्हें पहने नहीं देखा था। तो इसका मतलब यह है कि मेरा शक सही है। इस चीज़ ने मुझे परेशान कर दिया, और अपनी बहन से मुझे नफ़रत महसूस हुई, और जीजू का व्यवहार बदलता जा रहा था, और मैं अपनी बहन को भी नहीं बता सकती थी। जो खुद किसी गलत रास्ते पर चल रही हो, वो मेरी क्या मदद करेगी? तो मुझे अपने पति के साथ मिलकर बदनाम कर देगी। और फिर एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे सारी हकीकत मालूम हो गई। मैं कॉलेज से वापस आई तो हमारे घर के सामने कुछ अजीब किस्म की भीड़ थी। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मैं भीड़ को हटाते हुए जब अंदर पहुंची तो सामने के मंजर ने मुझे बहुत डरा दिया। पुलिस वालों ने मेरे जीजू को पकड़ रखा था और मेरी बहन वहीं पर खड़ी थी। मैंने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो मेरी बहन ने फ़ौरन मुझे पकड़कर अपने पीछे कर लिया और कहा, बिल्कुल खामोश रहो। मेरी बहन ने अपने पति को पकड़वा दिया ताकि वो किसी और के साथ रंगरलियां ना मना सके। यही बात मैंने अपनी बहन से कही तो उसने मुझे खामोश रहने को कहा। मेरे जीजू चीखते रहे और पुलिस उनको पकड़कर ले गई। भीड़ हटने के बाद मैं अपनी बहन पर गुस्सा होने लगी
कि तुम्हें अपने पति को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहिए था। उन्होंने क्या जुर्म किया है? अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो तुम उनसे डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन बेगुनाह को ऐसे पकड़वाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरी बहन ने कहा कि वो बेगुनाह कैसे हैं? क्या वो तुम्हें तंग नहीं करते थे? इस बात पर मैं सर झुकाकर रह गई थी। तब मेरी बहन ने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हकीकत क्या है। और मेरी बहन ने मुझे जो हकीकत बताई वो मुझे हैरान करने के लिए काफ़ी थी। उसने जो मुझे बताया मैं उसी की जुबानी बता रही हूँ। शादी से पहले मैं शहर में 1 महीने का कोर्स करने आई थी, तुम्हें याद है? मैंने कहा कि हाँ मुझे याद है। तो उस पर उसने बताया कि वो कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं था, बल्कि उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी और वह उसकी ट्रेनिंग देने आई थी। और घर में ये बात किसी को नहीं बताई। ये बात सिर्फ मुझे और मम्मी पापा को मालूम थी। कुछ साल के बाद मेरा रिश्ता आ गया और मम्मी पापा ने जिद करके मेरी शादी उसके साथ कर दी। मैं खुद भी इस शादी से बहुत खुश थी, लेकिन जब शादी के बाद जब मैंने अपने पति से कहा कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया। मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया कि मैं ऑलरेडी फोर्स ज्वाइन कर चुकी हूँ। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे सर ने मुझसे कहा कि रिजाइन ना करें, बल्कि आप डेली ना आएँ, लेकिन पुलिस के जो सीक्रेट मिशन हैं उसमें हमारी मदद कर दिया करें। उस पर मैंने हामी भर ली। ऐसा लग रहा था कि घर की मजबूरी की वजह से मेरा पति मना कर रहा है। एक बार एक छुपी हुई गैंग के खिलाफ उन्हें सबूत ढूंढना था और अपने पति को बताए बगैर मैंने काम शुरू कर दिया। लेकिन जब गैंग के बारे में मालूम हुआ तो मेरे पति भी इसी गैंग का हिस्सा था, इसलिए पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से मना करता था। इसलिए उसने एक जुआ खेलने का फैसला किया और तुम्हें इस्तेमाल करके मैं जो रातों को उठकर जाती थी तो वो मैं अपने काम की वजह से जाती थी। मुझे मालूम है कि मेरे पति सब कुछ जानता था, जो हमेशा मुझे लगता है कि मेरे जीजू सब कुछ जानते थे। वो हमेशा से ही जानते थे कि मैं कहीं चली जाती हूँ। मतलब ये था कि उसकी नीयत तुम पर खराब हो चुकी थी। इस वजह से वो हम लोगों पर हाथ नहीं डाल रहा था और वह चाहता था कि उससे पहले मुझे रंगे हाथों पकड़े और इस बात को बुनियाद बनाकर वो मुझे छोड़कर तुमसे शादी कर ले। लेकिन मैं उसके हाथ कभी नहीं आई और मैं सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद करके सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस वक्त जो हो रहा है वह एक जुआ है और आज मैं खुद उसकी गिरफ्तारी की वजह हूँ। मैं अपने पति को खो सकती हूँ, लेकिन अपनों के साथ धोखा नहीं कर सकती। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी थी। मैं अपनी बहन के बारे में क्या क्या समझ बैठी थी। मैंने दीदी से माफ़ी मांगी, उसने खुले दिल से मुझे माफ़ कर दिया। मेरी बहन ने अपने पति से डिवोर्स ले लिया और पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लिया। हम अभी इसी शहर में रहते हैं, लेकिन अब मेरे सर पर किसी जीजू का साया नहीं था और ना ही मुझे डर सताता था कि मेरी बहन किसी गलत रास्ते पर चली गई है और मुझे इस्तेमाल करेगी, क्योंकि कभी कभी आंखों का देखा भी सच नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।